गुड मॉर्निंग। आज हम नायब तहसीलदार का जो हिंदी का पेपर मेंस का हुआ है इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इनिशियली हम क्या करेंगे कि पहले जो जैसे मुहावरे हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस बार वाक्य के ऊपर प्रश्न आए थे, जैसे वाक्य में परिवर्तन कि मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य, इसमें कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है, सरल, मिश्रित, संयुक्त, और कैसे इसको कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद उसके सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद आपके यहाँ समानार्थक शब्द है ना, इनको हम आंसर करेंगे। फिर फर्दर जो स्टार्टिंग, फिर आएंगे हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे, जैसे पहले ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन करना। इसके अलावा फिर एक गद्यांश है, तो फिर गद्यांश कैसे लिखा जाए इस पे थोड़ी डिस्कशन, और फिर गद्यांश को एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक पद्यांश दिया है, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखो जो पेपर था 1.5 घंटे का था, 50 मार्क्स का है, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, लिखने आंसर्स, जगह स्पेसिफाइड है, प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका साथ में दी गई होगी, मार्क्स अंकित है सामने। और यहाँ पर वही कि अगर आप काटते नहीं हो क्वेश्चन को तो फिर वो मार्क माना जाएगा, चाहे आधा भी लिखा हो तो भी उसके मार्क्स मिलेंगे। बाकी क्या कहा है, उत्तर स्पष्ट सुपाठ्य रूप में, है ना, और उत्तर की शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए लिखें। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना कि वही थोड़ा पढ़ा जाना चाहिए। जब भी आप आंसर शीट में लिख रहे हो, क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, और कंसाइज, छोटा जो वर्ड लिमिट है उसको एडियर करना है। तो यहां पर देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुहावरों पे चलते हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। मुहावरे, है ना, किन्हीं 8 मुहावरों को इस प्रकार प्रयोग करें, है ना, कि प्रयोग में लाइए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो पहला, अगर मगर करना। अगर मगर करना क्या होता है, बहलाना, ठीक है, बहाने बनाना, नहीं करना चाह रहे काम तो किसी वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, है ना। पढ़ने का मन नहीं था तो बच्चा अगर मगर करने लगा। छोटू के पिताजी ने पढ़ाई की जगह खेलते हुए पकड़ लिया, फिर क्या था, छोटू अगर मगर करने लग गया, ठीक है। फिर एक चोट, एड़ी चोटी का जोर लगाना है। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब एड़ी, है ना, एड़ी से लेकर चोटी तक, ठीक है, पूरी बॉडी मतलब पूरी ताकत, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति, है ना, अपनी शरीर के पूरे बल का प्रयोग करके, है ना, ताकत लगा रहा है तो उसको बोलते हैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना। तो ये है, मैंने इस पेपर को पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तब जाकर मैं पास हुआ हूं या फर्स्ट आया हूं। फर्स्ट आने के तो इस तरीके से एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देना। फिर कुंडली मारकर बैठना, ठीक है। कुंडली मारकर कैसे बैठते हैं, सांप के देखते हैं हम कि सांप की कुंडली मारकर एक जगह बैठ गया, अब वो कहीं नहीं जा रहा है। तो उसी तरीके से तो कुंडली मार के बैठने क्या, पैर जमा कर बैठ जाना, या फिर इंडिविजुअल हटने के लिए तैयार ना हो, हटना ही नहीं, ठीक है। तो मेरी चाची जी गांव में हमारी आधी जमीन में कुंडली मारकर बैठ गई है, और कुछ कहो तो लड़ाई करती है, इस तरह से बात हो सकती है ना। या जो हम जब रास्ते पर जा रहे थे तो प्रदर्शनकारी कुंडली मारकर बैठ गए थे ना, सरकार की बातें सुन ही नहीं रहे थे, इस तरीके से। तो कि पैर जमा कर बैठ जाना। फिर नाक का बाल होता, इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े या फिर छोटे व्यक्ति से बहुत प्रिय बन जाता है, बहुत क्लोज हो गया, ठीक है, तो श्याम अध्यापक के नाक का बाल बन गया है, इसलिए अध्यापक हमेशा उसे मॉनिटर बनाता है। मॉनिटर कौन बनता है, जो टीचर का फेवरेट होता है। मॉनिटर को हम क्या बोल सकते हैं, टीचर का नाक का बाल, ठीक है, तो नाक का बाल। फिर आसमान सिर पर उठाना ना, छोटे बच्चे, आसमान सिर पर उठाना क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसा ना, शोर मचाना, उदंडता करना, उपद्रव मचा देना। तो यहाँ बहुत अधिक उत्पात मचाना या उपद्रव खड़ा कर देना। तो 8वीं की कक्षा में शिक्षक के अनुपस्थिति में बच्चों ने कक्षा में, है ना, आसमान सिर पर उठा लिया। जब टीचर नहीं आया, मैं भी थोड़ी देर लेट हो गया, तो सबने आसमान सिर पर उठा लिया, है ना। यहाँ कम उठाते हैं, कैमरा लगा हुआ है। फिर बाछे खिलना, है ना। बाछे खिलना क्या होता है, होंठों की जो साइड्स होती है ना उसको बाछे, तो अगर कोई हंसेगा, खुश हो जाना, जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो फिर क्या होता है, उसकी बाछे दिखती है, तो बाछे खिलना, ठीक है। तो यहाँ पर अत्यधिक प्रदर्शन होना। तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने पर रजत के पिताजी की बाछे खिल गई, सिलेक्ट हो जाएगा इस बार, देखना तुमने, ठीक है। तो फिर
वांछित हो जाएंगे। फिर सूरज को दिया दिखाना, जो स्वयं प्रसिद्ध हो, है ना, उसके विषय के बारे में कुछ कहना। तो आपके बारे में कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। अब प्रधानमंत्री आ गए, है ना, अब आप प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हो, ये हमारे प्रधानमंत्री है, तो सूरज के सामने दिया क्या है ना, उनको दिया दिखाना कि वो लाइटेड हो जाए, ऑलरेडी इतने लाइटेड है, ये बात होती है इसमें। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ कहना, सूरज को दिया दिखाने के समान है, सबको पता है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे कैसे जैसे आप बोल रहे हो कंपैरिजन तो नहीं हो, मतलब हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि जिसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो हो गया सूरज को दिया दिखाने वाली बात। फिर आंखें झुकाना, आंखें कब झुकती है ना, शर्म से आंखें झुकती है, जब आंसर लिख के नहीं लाए और क्लास में पूछ लिया जाए, है ना, कि आंसर बताओ, तो लिखा है, तो फिर क्या हो गया, वो शर्म से आंखें नीची होना, लज्जित होना। जब हितेश की चोरी पकड़ी गई तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई। फिर कुएं में भांग पड़ी होना, ना, कुएं में भांग पड़ी होना, ये क्या होता है ना, कि बुद्धि भ्रमित होना, और किसी एक की नहीं, सबकी। तो कई बार ऐसे नहीं हो जाता कि सब ऐसे हो जाता है, सर वैलेंटाइन डे आ गया, छुट्टी चाहिए, ऐसा होता है, कुएं में भांग पड़ी है क्या है? ठीक बात है ना, कि पेपर आने वाला है और तो वैसी सी बातें कर रहे हो, तो तुम्हारे कुएं में भांग पड़ गई है क्या, कि जो तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो गए हो, है ना, कि अगर मासेस में इस चीज की फीलिंग आए, तब हम कहते हैं कि कुएं में भांग डली थी और फिर सबने उस कुएं से पानी पिया और सब टली हो गए, तो उस तरीके की सब भ्रमित है, अगर वो ढंग से ना डिसीजन ना ले रहे हो, उस टाइम पर हम ऐसा कहते हैं। फिर चिकना घड़ा होना, है ना, चिकना घड़ा किसको कहते हैं, जिसको जो मर्जी बोलते रहो, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। चिकना घड़ा है ना, उसपे तुम बाहर से पानी डालते रहो, कोई फर्क पड़ेगा, पानी उसके सामने से लुढ़क के बाहर चला जाएगा, तो ऐसा चिकना घड़ा कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी बात का कोई असर ना हो, उसे हम चिकना घड़ा कहते हैं, है ना। सोइल कोई काम करता नहीं है, सारा दिन घर पर बैठा रहता है, वह तो पूरा चिकना घड़ा है, ठीक है। तो एक चिकना घड़ा होना, इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, वाक्यों के भेद, ठीक है, इस पे प्रश्न आया था। तो देखो, वाक्यों में भेद कैसे कैसे होता है, रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, इसको सरल वाक्य भी कहते हैं, ये सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा मिश्रित वाक्य होता है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और संयुक्त वाक्य, संयुक्त जैसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंसेस हम कहते हैं, ये होते हैं। तो साधारण वाक्य क्या है, अगर सरल वाक्य की हम बात करें, तो जिन वाक्यों में जैसे एक ही क्रिया होती है, सिंपल एक ही बात कर रहे हैं, तो एक क्रिया है, एक ही करता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य, इसमें केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही चीज को बता रहे, एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो इनमें जो एक उद्देश्य है, एक विधेय है, इस वजह से बिजली चमकती है, बिजली चमकती है या पानी बरसा, तो एक बात कर रहे हैं सीधी सीधी, और वो पूरी एक्सप्लेन हो रही है। फिर मिश्रित वाक्य की अगर हम बात करें, इस वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक वाक्य मिले होते हैं, है ना। एक प्रधान वाक्य होगा, उसके साथ एक उपवाक्य होता है, तो एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य। तो दो उपवाक्य, अगर एक वाक्य के अंदर दो उपवाक्य हम कहें, तो एक प्रधान है और दूसरा आश्रित है, तो मिश्रित वाक्य ये कहलाते हैं, जब एक वाक्य में दो होंगे। तो दूसरे शब्दों में इसको समझिए, तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक, है ना, समापिका या क्रियाएं होती है ना, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, यह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, तो यहाँ पे दो दो सेंटेंसेस मिश्रित हो गए, तो एक मनुष्य के बारे में और दूसरे जिसने राजा भोज के बारे में नहीं सुना। इसी को अगर समझे, जिन वाक्यों में एक प्रधान, है ना, मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो, वहां पर भी ना, तो उसे जैसे आपस में फिर उनको जोड़ते कैसे हैं, देखो, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तद्यपि आदि से, तो इससे जोड़ते, जो कनेक्टिंग है ना, तो मिश्रित, मिले जुले हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य दो को कनेक्ट कर रहे सेंटेंसेस को, और यहाँ पर बीच में, है ना, हम ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि, जितना, उतना। और तीसरा संयुक्त वाक्य होते हैं।
तो संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, परंतु है ना सभी वाक्य प्रधान हो। उसमें क्या था, एक प्रधान है दूसरा प्रधान नहीं है। तो जब सभी प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते एक गौण है एक प्रधान है, दोनों प्रधान होते हैं। तो इसको क्या होगा, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है ना, और इसमें योजक लगे होते हैं, और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, अपर, ये सब है ना इसको जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, से जुड़े होते हैं हो, और उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो दोनों ही प्रधान है, कोई एक कम ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिल पाई। ये सब कैसे हैं, ये हमारे संयुक्त वाक्य हैं। फिर आगे कोष्टक में निर्देशानुसार 6 वाक्यों का वाक्य में परिवर्तन करना है जो भी लिखा हो। तो इसमें पहले मिश्रित वाक्य की बात, तो मिश्रित कौन से वाक्य है, जिसमें सरल वाक्यों के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य हो, है ना। और इसमें मिश्रित में क्या क्या हम बीच में देखते हैं, वाक्यों पे आश्रित उपवाक्य जोड़ने से आपस में कैसे, कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग हो। जैसे ना महात्मा जी का प्रभावपूर्ण प्रवचन सुनकर लोग नतमस्तक हो गए। अगर इसको हमने एक मिश्रित वाक्य बनाना तो कैसे करेंगे, महात्मा जी का प्रवचन इतना प्रभावपूर्ण था कि लोग नतमस्तक हो गए। जैसे दुकान पर सजी मिठाइयां देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया, तो मिश्रित क्या है, जैसे ही बच्चों ने दुकान पर सजी मिठाइयां देखी वैसे ही उनके मुंह में पानी आ गया। गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाते ही गाड़ी चल पड़ी, तो इसमें मिश्रित कैसे होगा, ज्यों ही गार्ड ने हरी झंडी हिलाई त्यों ही गाड़ी चल पड़ी। फिर लाल कपड़ा देखते ही सांड भड़क कर गोपू के पीछे भागने लगा। मिश्रित क्या होगा, ज्यों ही सांड ने लाल कपड़ा देखा त्यों ही वह गोपू के पीछे भागने लगा। रोहित शर्मा को अच्छी बल्लेबाजी के कारण भारत मैच जीत गया, तो चूंकि रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की इसलिए भारत मैच जीत गया। तो यहां पर दो वाक्य पूछे थे, रजत के पास एक नीले रंग का पेन है, क्या बनाना है, मिश्रित वाक्य। तो कैसे, रजत के पास एक पेन है जो नीले रंग का है। ठीक है, पैर में चोट आने के बावजूद वह बहुत तेज दौड़ा, इसका मिश्रित बनाना है। तो यद्यपि उसके पैर में चोट आ गई थी इसके बावजूद वह तेजी से दौड़ा, तो ये एक मिश्रित वाक्य बन गया। फिर इन्होंने और क्या पूछा था, संयुक्त वाक्य में, अब देखो दूसरा संयुक्त वाक्य बनाने थे, ये मैंने क्या किया है, पहला और सिक्स्थ को इकट्ठा कर दिया, जैसे 1 2 3 फिर सिक्स्थ था वो भी दूसरा भी मिश्रित था, तो मैंने दोनों मिश्रित इकट्ठे रख दिए। फिर संयुक्त वाक्य, इसमें हमने क्या देखा था कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो योजक के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे योजक, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा आदि, है ना। तो ये योजक कैसे होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे रानी बाजार गई और उसने कपड़े खरीदे ना, राजू को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की लेकिन तुम नहीं आए। तो सेकंड यहां पर क्या था कि तुम खाना खाकर सो जाओ, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका हमने कि कैसे बना सकते हैं, तुम खाना खाओ और सो जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। फिर वहां बहुत से लोग एकत्रित थे जो शोर मचा रहे थे, इसका संयुक्त बनाना है। तो वहां बहुत से लोग थे और वे, वह भी नहीं होगा, वे हो, क्यों, बहुवचन है, और वे शोर मचा रहे थे, एक से ज्यादा है ना, कम होता तो वह होता। फिर हमारी टीम के सभी 11 खिलाड़ी अच्छे क्षेत्र रक्षक है, वो सेकंड था, फिर फोर्थ था, फिर सेवंथ क्वेश्चन था ये कि हमारी टीम के सभी 11 खिलाड़ी अच्छे क्षेत्र रक्षक है। तो संयुक्त कैसे बनेगा, हमारी टीम में 11 खिलाड़ी है और वे सभी अच्छे क्षेत्र रक्षक है। फिर सरल वाक्य बनाना है। सरल वाक्य कैसे बनता है, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, ठीक है, एक ही कर्ता होता है, ये साधारण है। जैसे बनाना है, आंधी आई, ये थर्ड था क्वेश्चन, आंधी आई और बहुत से पेड़ गिर गए, इसका सरल वाक्य बनाना है, कैसे बनेगा, आंधी आने से बहुत से पेड़ गिर गए। फिर जो सत्यनिष्ठ होते हैं वे कभी नहीं घबराते, सिंगल बनाना है, सरल वाक्य बनाना है, तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति कभी नहीं घबराते।
फिर सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसका सरल वाक्य बनाना है तो सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। इसके अलावा निम्नलिखित शब्दों में से 6 के समानार्थक शब्द कोष्टक से चुनकर लिखने थे। बस यहाँ पर समानार्थक में एक बढ़िया चीज क्या थी कि नीचे शब्द दिए हुए थे कि भाई इनमें से चुन के आपने ऐड करने हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन थे हमारे? समुद्र है ना, समुद्र का रत्नाकर होता है, नदी, सरिता, अग्नि, वहिन, वायु, अनिल, पक्षी, द्विज, गर्मी, आतप, पेड़, विटप, तारा, उड्डू। ठीक है, ये इसके आंसर्स थे। प्रश्न वही है कि इसके मीनिंग क्या है। तो पहले क्या था कि जो अवतरण था है ना, इसको हिंदी में अवतरण करना है। एक बेसिक ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था है ना, वी आर बॉर्न सेंसिबल, इसके ऊपर था। चलो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम कैसे है। वी आर बॉर्न सेंसिबल एंड फ्रॉम आवर बर्थ वी आर इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज बाय द ऑब्जेक्ट्स विच सराउंड अस। तो हम कैसे हैं? हम सेंसिबल, समझदार पैदा हुए हैं और हम जन्म से ही है ना अपने आसपास की वस्तुओं से अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। हमारे ऊपर फर्क पड़ता है ना, ऑब्जेक्ट्स विच सराउंड अस। एज सून एज वी हैव द कॉन्शियसनेस है ना, जैसे ही हमारे पास चेतना आती है या होती है, सो टू स्पीक कहने के लिए, ऑफ आवर सेंसेशंस है ना, अपनी संवेदनाओं के बारे में हम उन वस्तुओं को खोजना। तो है ना, वी आर डिस्पोज टू सीक टू और टू शन द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस देम। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना, तो अपनी संवेदनाओं के बारे में हम वस्तुओं को खोजने या दूर करने के लिए तैयार होते हैं जो उन्हें उत्पन्न करती है, जो उसे प्रोड्यूस कर रही है। फर्स्ट अकॉर्डिंग एज दे आर अग्रीएबल और डिसएग्रीएबल टू अस। तो सबसे पहले जैसे कि वे हमारे लिए सहमत या अप्रिय है। Then according to the congruity or to the incongruity which we find between ourselves and these objects। तो फिर उसकी अनुरूपता, कॉन्ग्रुइटी क्या होती है? अनुरूपता, या है ना इनकॉन्ग्रुइटी, असंगति के अनुसार जो हम अपने और इन वस्तुओं के बीच पाते हैं। एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू द जजमेंट्स which we derive from them relative to the idea of happiness or perfection which is given by the reason। अंत में उन निर्णयों के अनुसार जो हम खुशी या पूर्णता के विचार के सापेक्ष उनसे प्राप्त करते हैं, जो हमें तर्क द्वारा दिया जाता है। These dispositions are extended and strengthened in the proportion as we become more susceptible and enlightened। जैसे जैसे हम अधिक संवेदनशील और प्रबुद्ध होते जाते हैं, ये स्वभाव उसी अनुपात में विस्तृत और मजबूत होते हैं। बट कंस्ट्रेन्ड बाय आवर हैबिट्स दे आर चेंज्ड मोर और लेस विद आवर ओपिनियंस। तो लेकिन हमारी आदतों से विवश होकर वे ना कामबोश, मोर और लेस के लिए यूज करते हैं, हमारी राय से बदल जाते हैं, या कम और ज्यादा अगर आप ऐसे लिखना चाहो। फिर बिफोर दीज ऑल्टरकेशंस दीज डिस्पोजिशंस आर व्हाट आई कॉल आवर नेचर। तो इस परिवर्तन से पहले ये स्वभाव ही है जिन्हें मैं हमारी प्रकृति कहता हूं। ये इसकी बेसिक ट्रांसलेशन लिखनी थी ना। अगर ट्रांसलेशन को समझो ना, ट्रांसलेट करते हुए आपने क्या देखना है, एक दो बेसिक जो वर्ड्स है उनके मीनिंग आने चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं भी आ रहा है ना, फिर लिखते हुए क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता शब्द को समझ तो हमको है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तीन शब्द को मिला के उसको समझाने की कोशिश, जैसे बाईपास करना ना, थोड़े शब्द यूज करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्या है, कैसे किया जा सकता है अगर ट्रांसलेशन की हम बात करें ना, कि शुरू में जो पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन, जहां पर ये दिया हुआ होता है ना इंग्लिश में, तो नीचे इसके ना आप फटोफट यहाँ पर साथ साथ में इसको ट्रांसलेट करते चलो। मतलब मेरी ये सजेशन है कि पहली बारी में यहाँ पर देखा, जैसे वी, हम, है ना, जो भी आपको मेन मेन शब्द लग रहा है कि इसको ट्रांसलेट करना चाहिए, उसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, उसमें मीनिंग बता दिया। और फिर साथ में हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या होता है ना, हमको बेसिक शब्दों के मीनिंग पता लग जाते हैं। क्योंकि दो चीजें करनी है, एक क्या होता है, इस वर्ड की ट्रांसलेशन हमको समझ आनी चाहिए, दूसरा क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। क्योंकि सोचना, जैसे एक सेंटेंस है, अगर आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ही ट्रांसलेट करते रहोगे तो कई बार क्या होता है, वो जो पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो हम मिस कर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू में क्या करना है, लाइन देखी है ना, वर्ड्स का बेसिक बेसिक मीनिंग आपने चेंज करके यहीं पर लिख दो। फिर उसके बाद जब पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ा, फिर उसको ट्रांसलेट करो, फिर उसको लिखो। नहीं तो कई बार मीनिंग चला जाता है, वो हिल जाता है। और आपका ग्रामर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर मीनिंग अलग बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना ट्रांसलेशन के अंदर इस बात का।
फिर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या इस प्रकार कीजिए। अब देखो ये खुद बोल रहे हैं क्या क्या करना है, कि प्रमुख शब्दों के अर्थ। तो आप चाहो शुरू में थोड़े शब्दार्थ भी लिख सकते हो, फिर भाव पल्लवन, एक होता है ना सरलार्थ, एक होता है भावार्थ। ठीक है, लेखन के मंतव्य का पाठकीय प्रतिक्रिया व्याख्या में समाहित हो जाए। तो इस तरीके से हमने एक व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा था, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, कौन है लिखने वाले, रामविलास शर्मा जी। ये क्या कहते हैं, सौंदर्य किसे कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी क्या है, सौंदर्य क्या है। प्रकृति, मानव जीवन तथा लालित कलाओं से आनंददायक गुणों का नाम सौंदर्य है। तो क्या क्या चीजें हैं, जैसे अगर प्रकृति ऐड कर रहे हैं, मानव जीवन या उससे जुड़ी ललायत कलाएं, और कर क्या रहे हैं ये आनंददायी गुण है, मजा आता है इनको देख करके। तो इस स्थापना पर आपत्ति है। ठीक है, तो पहली बात ये इन्होंने कही। फिर जो ये स्थापना इन्होंने शुरू में दी, इस पर आपत्ति क्या है, यह की जाती है कि कला में कुरूपता और असुंदरता को भी स्थान मिलता है। कुरूपता और सुंदरता वो भी तो कला का पार्ट है। ठीक है, दुखांत नाटक देखकर हम वास्तव में दुखी होते हैं। अगर किसी स्टोरी में एंडिंग थोड़ी दुखी होगी तो हम दुखी हो रहे हैं। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है, कुछ भयानक चीजें होती है, उसका भी चित्रण साहित्य में किया जाता है। उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये खुद ये प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर इस आपत्ति का उत्तर खुद ही उत्तर दे रहे हैं। क्या है यह, कि कला में कुरूपता और सुंदरता विवादी स्वरों के समान होती है। जो स्वर होते हैं, तो जब एक स्वर आप कह रहे हो तो साथ में जो विवादित पैरेलली दूसरे स्वरों को भी चलाया जाता है, जिससे क्या होता है वो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो विवादी स्वरों के समान होते हैं जो मुख्य राग को निखारते हैं। जो बेसिक राग चल रहा होता है उसमें जो विवादी स्वर बजाएंगे, है ना, तो वो कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विभत्स का चित्रण देखकर हम उसे प्रेम नहीं करने लगते। कोई खराब चीज है, भयानक चीज है, हमको देख के उसको अच्छी थोड़ी लग रही है, लेकिन हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। उस कला जो मतलब ऐसा होता है कि जो वो आदमी एक्टिंग कर रहा है, जोकर अपने आप में जो मूवी थी बैटमैन की, उसमें वो है ना कोई पॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं दिखाया है, बट लोग जिस तरीके से उसने वो अपनी एक्टिंग करी है, लोग उससे खुश हो गए जबरदस्त। हीरो से ज्यादा विलन के फैन है, जिस तरह से उसने एक्टिंग करी। तो वही बात है ना कि वो घृणा कर, जो कला है ना, उससे हम प्रेम कर रहे हैं जो विभत्स से घृणा करना सिखा रही है। तो विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है या सुंदर है। फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं जिसे हम कुरूप, सुंदर और विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति सौंदर्य में होती है। कि भले ही वो चीज कुरूप है जो कर रहे हैं, बट जिस तरह से वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जिस तरह से वो चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सौंदर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रामविलास शर्मा जी ने इसको लिखा है, मार्क्सवादी राइटर है। तो मेन शब्द जो सौंदर्य, सुंदरता है, कुरूप, बदसूरत, विभत्स, भयानक, घृणा, नफरत, आपत्ति, संकट, परिणति, झुकाव चीज के प्रति। तो देखो, है ना, तो कौन है हमारे रामविलास शर्मा जी, ये देखते हैं। रामविलास शर्मा जी, है ना, ये बहुत फेमस, है ना, हिंदी के कवि है, साहित्यकार है, आलोचक है। इनका जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 में शाहजहांपुर में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, भारत में। फिर 30 मई 2000 को उनका निधन हो गया था। हिंदी साहित्य के बड़े दिग्गज माने जाते हैं, और अभी इन्होंने बहुत सारी हिंदी कविताएं, उनका योगदान है। इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त करी थी, जहां पर उन्होंने हिंदी साहित्य इसमें मास्टर डिग्री करी है। इसके अलावा शिक्षक के रूप में उन्होंने करियर शुरू किया था, और फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों में इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रोफेसर बने थे। कवि के रूप में देखें तो इन्होंने अपनी ये सादगी, स्पष्टता और गीतात्मक इसका गुणवत्ता, इसके लिए जाने जाते हैं। जो ये लिखते हैं उसको गीत की तरह पिरोया जाता है। फिर इसके अलावा ये भक्ति आंदोलन का इन पे गहरा प्रभाव था, और इनके कार्य में भी ये परिलक्षित होता है, दिखता है। भक्ति, जैसे भक्ति मूवमेंट है ना, तो ये उसका इम्पैक्ट भी रहा है इनके काम में। कविताएं प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता के विषयों पर की पड़ताल करती है, और एक शक्तिशाली जो भावनाएं होती है ना, उनको ये जगाते हैं। इस सरल भाषा और कल्पना का उपयोग के लिए जाने जाते हैं। फिर कवि के रूप में शर्मा जी ये साहित्यकार, आलोचक और निबंधकार भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करते हैं, आलोचनात्मक भी इन्होंने राइटिंग लिखी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास पर विस्तार से इन्होंने लिखा है, और साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग को समर्थक थे कि हिंदी का प्रयोग हमको साहित्य के लिए करना चाहिए।
फर्दर रामविलास जी आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत में से एक माने गए हैं, और कविता और आलोचनात्मक लेखन, इसका अध्ययन और सम्मान आज भी इनके लिए जारी है। इन्होंने एक मार्क्सवादी परंपरा में भी इन्होंने काफी राइटिंग्स लिखी हैं। तो अगर ये समझे कि जो अभी हमने पढ़ा गद्यांश, उसकी व्याख्या, तो इस वाक्यांश में या इस गद्यांश में क्या क्या बातें की जा रही है। तो गद्यांश में लेखक किस किस चीज पे फोकस कर रहा है? सुंदरता, है ना। सुंदरता और कैसे देख रहा है? एक गुण के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, जो प्रकृति, मानव जीवन और लालित कलाओं में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या था? प्रश्न था। हालांकि आपत्ति यह है कि, है ना, इसमें कभी कभी बदसूरत और विभत्स का चित्रण भी इसमें किया जाता है, जिससे क्या सवाल उठता है कि क्या ऐसी कलाओं को भी सुंदर कहा जा सकता है? ये प्रश्न था ये पैराग्राफ के अंदर कि क्या इनको भी सुंदर कहा जा सकता है। तो लेखक की फिर उसी में इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि लेखक की प्रतिक्रिया है कि कला में कुरूपता मुख्य माधुर्य के विपरीत कार्य करती है। जैसे उसमें था ना कि मेन जो राग चल रहा है तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, तो उसी तरीके से जो मुख्य माधुर्य है उसके विपरीत कार्य करती है, और ये सुंदरता को ज्यादा बढ़ाती है। यह उस नीच का चित्रण नहीं है जिसे प्यार किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं कि नीच को प्यार करे, बल्कि क्या है, ये कला है जो हमें उससे नफरत करना सिखाती है। इस प्रकार नीच से घृणा करना कला के संदर्भ में एक सुंदर कार्य माना जाता है। भले आप नीच से घृणा कर रहे हो, बट एक सुंदर कार्य है ये। और इसमें लेखक का तर्क क्या है कि सुंदरता केवल दृश्य और सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, सिर्फ ये दृश्य कैसा दिख रहा है, ये सौंदर्य शास्त्र क्या कहता है, बल्कि क्या है, ओवरऑल ये सौंदर्य किस चीज से जोड़ रहा है? कला से, है ना। बल्कि कला के माध्यम से व्यक्त भावनाओं और विचारों के बारे में, कला से भावनाएं, आपके इमोशंस और आपके थॉट्स कैसे पता लगते हैं। वास्तव में कुरूप या नकारात्मक तत्व का चित्रण विपरीत प्रदान करते हैं। और देखो इससे ओवरऑल हो क्या रहा है कि सकारात्मक तत्वों को उजागर करके कला की सुंदरता में ये योगदान देते हैं। तो एक बेसिक उसका की एक्सप्लेनेशन ना, व्याख्या हम इस तरह से दे सकते हैं। या आप थोड़ा सा इसको इन डेप्थ करना चाहो तो ऐसे बात की जा सकती है कि ये गद्यांश विशेष रूप से कला में सौंदर्य के दार्शनिक अवधारणा की पड़ताल करता है। लेखक सुंदरता को एक ऐसे गुण के रूप में परिभाषित करते हुए, है ना, शुरू करता है जो प्रकृति, मानव जीवन और लालित कलाओं में पाया जाता है। हालांकि लेखक ये स्वीकार करते हैं क्या कि कला कभी कभी बदसूरत और भीषण विषय वस्तुओं को भी दर्शाती है, जो इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या कि ऐसी कला को सुंदर कैसे माना जा सकता है। पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर लेखक इसी आपत्ति का जवाब किस तर्क से देते हैं कि कला में कुरूपता उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नकारात्मक तत्वों का चित्रण, है ना, कलाकृति के मुख्य माधुर्य के विपरीत प्रदान करता है। जिसे हम देखा ना, सकारात्मक तत्वों को उजागर कर सकता है और अधिक जटिल और सूक्ष्म समग्र प्रभाव पैदा कर सकता है। इसमें लेखक का सुझाव क्या है कि यह उस नीच का चित्रण नहीं है जिसे प्यार किया जाता है, बल्कि ये कला है जो हमें उससे नफरत करना सिखाती है। इस प्रकार इस तरह की कला में सुंदरता की सराहना के लिए भावनाओं और विचारों की गहर समझ की आवश्यकता है, और साथ ही मानव अनुभवों में के गहरे पहलुओं के साथ जुड़ना और उनका सम्मान करने की इच्छा भी होती है। ठीक है, तो एक बेसिक देखो, शुरू में जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका सिंपल हर एक लाइन का मीनिंग आपको क्या समझ आ रहा है हम उसको बताते हैं। और फाइनली फिर क्या है? भाव पल्लवन। भाव पल्लवन में हम क्या करेंगे? एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कि लेखक का विचार है कि सुंदरता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। ये बात हो रही है कि सुंदर बेसिकली फिर ये ना कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक होता है ना कि सरलार्थ, एक होता है भावार्थ, है ना, कि क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है लेखक। तो ये कहना चाह रहा है कि सुंदरता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, कोई सिंगल डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, और विभिन्न रूपों में पाई जा सकती है। अलग अलग रूप है, कुछ सुंदर है, कुछ कुरूप है, जिनमें वे भी शामिल है जो शुरू में अनाकर्षक है। शुरू में आप देखोगे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अट्रैक्ट नहीं करोगे उससे, है ना। या यहाँ तक कि वो कैसा है कि प्रतिकारक भी लग सकते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। विभत्स शब्द यूज किया था, ठीक है, तो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इस तरह की सुंदरता की सराहना के लिए ना केवल दृश्य की आवश्यकता होती है,
ठीक है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है वही नहीं, बल्कि कला के साथ भावनात्मक और बौद्धिक जुड़ाव भी होता है। क्या वो जरूरी है? अगर आप इमोशनली और मेंटली चीजों से जुड़ोगे तो ही तो फिर आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे कला को। ठीक है, तो हाँ, इसमें ये बात कही थी। तो लेखक का सुझाव है क्या है कि यह जुड़ाव ना पुरस्कृत और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि इसके लिए हमें गहरे और अधिक अप्रिय पहलू सहित मानव अनुभवों की पूरी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह लेखक क्या कर रहा है, सुंदरता को एक गतिशील और विकसित अवधारणा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है ना, एक हायर लेवल पे ले जा रहे, एक ऊंचे लेवल पे, और फिर उसको समझाने की कोशिश करे कि सिर्फ सुंदर ही नहीं, ठीक है, सौंदर्य सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है कि ब्यूटी वाला, दूसरी तरफ भी बात हो रही है जो हमारे आसपास की दुनिया को हमारी समझ से घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। क्या हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो रही है ना, घनिष्ठता आ रही है हमारी समझ में, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी। तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें इसके बारे में लिखना था। तो एक भाव पल्लवन, एक गद्यांश क्या कहना चाहता है, फिर एक पद्यांश दिया है इन्होंने, इसकी व्याख्या करनी थी। इसकी इस प्रकार व्याख्या कीजिए कि प्रमुख शब्दों का अर्थ, भाव पल्लवन और लेखक का मंतव्य, ने इसकी पाठकीय प्रतिक्रिया लिखनी थी। ठीक है, तो इसमें देखो, जब शुरू में ये बात होती है ना, पहले तो हम चीज को पढ़ेंगे, फिर बेसिक बेसिक जो हमको शब्द है वो समझ आ रहे हैं उनको साथ साथ में लिखो। और ये तो ना कि जैसे लेखक है, अगर आपको लेखक के बारे में कुछ पता है, तो जैसे शुरू में हमने बोला ना लेखक का परिचय, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ लिख, क्योंकि कई बार ऐसे लेखक आ जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है, ठीक है ना, तो वहां पर आप कर सकते हो उनके बारे में थोड़ा बहुत राइटिंग, कि लेखक का परिचय, उनके बारे में कहाँ से कैसे बिलोंग करते हैं, है ना। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो आप फिर प्रसंग लिख लो। ठीक है, आप प्रसंग भी लिख सकते हो। प्रसंग में क्या कि ये जो कविता है ये किसने लिखी है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने, है ना, लिखा है। ठीक है, जिसमें वो क्या बताने की कोशिश करे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा हम लिख सकते हैं, है ना, किस चीज का चित्रण किया है ना, किस टाइम के बारे में बता रहे हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ने कहा है कि प्रमुख शब्दों के अर्थ बताओ, तो तालु, है ना, पैरों का तलवा, लज्जा, शर्म होती है, उषा, उषा कौन सा टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, है ना, ये दिन चढ़ने से पहले का समय, जब अंधेरा जैसा होता है हल्का सा, है ना, लालिमा जैसे सूर्य की दिखाई देने लगती है। फिर भौरे, ये क्या होता है, काला पतंगा, है ना, ये फूलों का रस चूसता है, या बड़ी मधुमक्खी है। फिर क्यारी, है ना, खेत में छोटे छोटे मोड़ों से घिरे हुए स्थान जिसमें फसल उगाई जाती है, पौधे लगाए जाते हैं। कंचन, स्वर्ण, सोना, इस तरीके से। तो क्या कहता है हमारा पोएट, धीरे से पांव धरा धरती पर किरणों ने, क्या, तो धीरे से पांव कौन धर रहे हैं, किरणें, धरती पर किरणें आ रही। तो ऐसे कि पांव धर के जैसे कोई चल रहा हो, ऐसे सूरज धीरे धीरे आ रहा है, सुबह सुबह की बात हो रही है। मिट्टी पर दौड़ गया लाल रंग तालुओं का। ठीक है, तो पैर कौन रख रहा है ना, वो जो तालु के पैर पड़ने से मिट्टी पर एक लाल रंग दौड़ गया है ना, जो तालु है उनके पैरों से। फिर और कौन है ये, किरणें हैं जो धरती पर चल रही है। छोटा सा गांव हुआ केसर की क्यारी सा, और जो पूरा गांव है वो कैसा हो गया है, जब वो लालिमा आ रही है, जब सूरज की लाइट आ रही है सुबह सुबह, तो गांव ऐसा लग रहा है जैसे केसर की क्यारी है, ये केसर के फूल उसमें उगे हुए हैं। और कच्चे घर डूब गए कंचन के पानी में, तो कच्चे घर गांव में, कच्चे घर बने हुए हैं और वो किस में डूब गए हैं, कंचन, सोने के जैसे पानी में। तो जो सनलाइट है, सूरज जो सोने की लाइट पड़ रही है, उससे जो पानी है वो सोने का हो, मतलब उस पानी में ऐसा फील हो रहा है कि ये जो घर है वो डूब गए हैं लाइट की पानी के अंदर। ठीक है, डालों की डोली में लज्जा के फूल खिले, जो डाल है ना, फूलों के जो फूल उग रहे हैं, तो वहां पर वो कैसे उसको चित्रण कैसे करें। देखो ये क्या है, जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफिक, चीजों का चित्रण किया गया है, एक फोटोग्राफिक, और एक इंसान के साथ कंपैरिजन, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो डालों की डोली है ना, वहां डालों पे फूल, फल लगे हैं या फूल लगे हैं, वो कैसे हैं डालों की डोली में, वो लज्जा के फूल उसको प्रेजेंट कर रहा है, वो खिल रहे हैं। और उषा ने मस्ती से फूलों को चूम लिया। ठीक है, उषा लाइट है जो हम बात करें, उसने ऐसा ये चित्रण कर रहे हैं कि ऐसे जैसे फूलों को चूम लिया हो।
फिर गोरी ने गीतों से सरसों की गोद भरी, है ना, सरसों, सरसों की। फिर इसमें चित्रण किस तरह से, दो तरह से देखा जाता है। एक तो जो लड़की है एक, जो गोरी है ना, उसने गीत गा रही है सरसों के खेत में, तो वहां पर उसने सरसों की गोद भरी है, कैसे, गीतों से। भौरों ने गोरी के गालों को चूम लिया। भौरे हैं, भौरे क्या होते हैं, जो छोटे पंछी वो होते हैं ना, कीड़े, जो फूल से आपका नेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो भौरे हैं, ठीक है, उन्होंने गोरी के गालों को चूम लिया। केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है, तो इनके बारे में जानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और मृत्यु 22 जून 2000 में हुई है। इन्होंने ये प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि थे। हम कहते हैं ना, प्रोग्रेसिव थे, अपने टाइम से आगे के कवि। और ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा थी इनकी। तो उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा, देश की आजादी से पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक बहुमूल्य दस्तावेज की तरह इसको देखा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी जो आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए ना, विचारधारा कैसी है, मार्क्सवादी दर्शन को अपने जीवन का आधार मानते हैं। और इन्होंने जनसाधारण के जीवन की गहराई का एक व्यापक, है ना, संवेदना को अपनी कवियों से, कविताओं से मुखरित किया है। इन्होंने जब लिखा है तो लोगों का जो दर्द है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी। केदारनाथ जी ने जनवादी लेखनी न पूर्ण रूपेण ये भारत की सौंधी मिट्टी की देन है, हम ये मानते हैं। क्योंकि देखो ना, धरती से, ऐसा कहा जाता है, बहुत ग्राउंडेड थे, बहुत हम्बल थे, धरती से जुड़े हुए इंसान थे। तो देखा जाए तो इनकी जो कविताएं हैं, धरती की सुगंध और आस्था का स्वर इनकी पोएट्री में मिलता है। बचपन से ही, है ना, ये लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, गांव में थे, तो संस्कार उस तरह से इनके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रकृति के प्रति इनका अनन्य प्रेम था, लगाव था। वहीं पर जैसे गांव में रहे हैं तो प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। साथ में बचपन में न कविता लिखने की रुचि इनकी उत्पन्न हुई थी। न इसके साथ जो इनके पिताजी है, न पिताजी कवि कर्म की में इनके पिताजी के साथ रुचि हुई। और फिर यहाँ से इनको पिताजी से प्रेरणा मिली। फिर बचपन में ही घर परिवार से इनको जो संस्कार मिले कि जो पीड़ित वर्ग है, लोग हैं, जो संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, एक तो उनसे वाकिफ हुए। और फिर इनको अवसर मिला, इन्होंने क्या किया, कालांतर में जब कानूनी शिक्षा हासिल करी, उस टाइम पर फिर लोगों के भले के लिए इन्होंने इस वर्ग, जो हम बात करें पीड़ित वर्ग जो है, संघर्षपूर्ण जीवन जो लोग जी रहे हैं, उनको इन्होंने, उनके उद्धार के लिए इन्होंने काम किया, उनको बहुत से उपाय सुझाए। और जो मार्क्सवाद है, हम बात करते हैं ना कि मार्क्सवादी आइडियोलॉजी इनकी थी कि विचारधारा फॉलो कर दो, तो उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने एक प्रगतिशील विचारधारा, इससे ये परिचित होने का इनको मौका मिला। और फिर उसके संपर्क में आने के बाद उन्होंने लोगों के भले के लिए बहुत काम किया। उन्होंने जीवन के आत्मंथन का दौर था ये वाला टाइम। और फिर आगे चलकर इन्होंने वकील बनकर, वकील भी में अच्छा काम किया, इन्होंने लोगों का भला किया। और साथ में इन्होंने एक कवि के रूप में भी एक बड़ा योगदान दिया है। तो अगर आपको कवि के बारे में कुछ पता हो ना, कहाँ से थे, किस एरिया से थे, तो हम ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। व्याख्या में फिर हम जैसे पद्यांश के बारे में कि क्या बता रहा है यहाँ पर पद्यांश, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि एक छोटा सा गांव है, एक शांतिपूर्ण सुबह का दृश्य का वर्णन हो रहा है ना। क्या बात कही जाती है कि कविता सूरज के उगने की शुरुआत और आसमान के रंग बदलने के दृश्य को दर्शा रही है ना। लाइट पड़ रही है तो मिट्टी पर फैलती सूरज की लाल किरणों से जगमगाते केसरिये सेज की तरह दिखने वाले गांव का वर्णन ने इन्होंने किया है। तो कर क्या रहे, किस तरह, जैसे हम कहते हैं ना सजीव भाषा का प्रयोग, ये कोशिश कर रहे हैं चीजों को जिंदा दिखाने की कोशिश। तो ये सजीव भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण गांव के दृश्य है, इसकी एक सुंदर छवि ये हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो गांव के कच्चे घरों का वर्णन इन्होंने किया है, किस प्रकार किया है, जैसे कि वो कंचन की नदी है ना, सोने की नदी, जो लाइट पड़ रही है तो सोने की नदी पानी में वो डूब गए। और ये क्या दिखाता है, किस चीज का प्रतीक है, एक ना शांति, शांति की भावना इसका प्रतीक है कि गांव में एकदम शांति है। फिर पेड़ों में लगे फूलों को ये शर्म के फूल वो कह रहे हैं। तो फूल सुबह खिलते हैं, शर्म के फूल कैसे कि मतलब सुबह खिलते हैं फिर दिन तक मुरझा जाते हैं, तो उस तरीके के फूल। और उषा का अवतार है ना, ये भोर, या एक तरह से भोर का अवतार माने तो सुबह का अवतार है ना, वो ये खुशी, खुशी से इन फूलों को चूमने के रूप में उसको वर्णित कर रहे हैं। वही क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, एक इमेज ऐसी बना रहे हैं कि जीवंत है, चीजें जीवंत है।
और खुशी की भावना को ये शो करने की कोशिश करे, प्रेजेंट करने की कोशिश करे। जैसे ना हम ये बात कहते हैं कि जब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, दिन स्टार्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से एक ओवरऑल चेंज की बात जो हो रही है, तो यहाँ पर सुबह नवीनीकरण और कायाकल्प का समय होता है, कि इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। फिर कविता की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, इसमें सरसों के पौधों के बीच एक लड़की है ना, उसके गाना गाने का वर्णन है। तो भौरे हैं, वो सरसों के फूल के गालों को चूमते हुए इन्होंने चित्रित किया है। संभवतः जो लड़की है, वो सरसों के फूलों का, या तो ये ना कि लड़की या खुद सरसों के फूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, और छवि प्रकृति के साथ एक घनिष्ठता का जुड़ाव ना, इसके एक जो फीलिंग ऑफ ना कनेक्ट, धरती के साथ एक जुड़ाव, एक घनिष्ठता ना, उसकी भावना को ये उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे लड़की है वो आप आसपास की जो प्राकृतिक दुनिया है उसका एक हिस्सा हो, भौरे हैं उसको है ना चूम रहे हैं। तो कविता क्या शो कर रही है ना, एक नया दिन है ना, एक जागते हुए गांव की छवि है इसमें, ज्वलंत और शांतिपूर्ण छवि ये बना रहे हैं। उगते सूरज की कल्पना की है, आकाश में बदलते रंग, जीवन में आने वाली ये प्राकृतिक दुनिया, उसमें नवीनीकरण और कायाकल्प की भावना, जो चेंज आ रहा है, नया दिन शुरू हो रहा है। और फिर सरसों के पौधों के बीच गीत गाती लड़की और फूलों को चूमते भौरों की छवि, ये प्रकृति से घनिष्ठता और जुड़ाव की भावना को प्रेजेंट कर रही है। तो कविता कविता क्या कर रही है, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शांति को एक, और एक नए दिन है ना की खुशी का जश्न मनाते हुए एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो अगर हम इसका ना, जैसे हमने ये सरलार्थ, ये बेसिक जो लाइन है उसको हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश, फिर उसके बाद एक भावार्थ की क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कवि क्या कोशिश कर रहा है। तो पद्यांश प्रकृति की सुंदरता और शांति और एक नए दिन की खुशी पर प्रकाश डाल रहा है ना, उगते हुए सूरज की कल्पना हो रही है, आकाश में रंग बदल रहे हैं, जीवन में आने वाली प्राकृतिक दुनिया का एक जो नवीनीकरण और कायाकल्प की भावना है जो पैदा हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सरसों के पौधे हैं, इसके बीच गीत गाती लड़की है ना, फूलों को चूमते भृंगों की छवि, ये क्या दिखा रही है, घनिष्ठता और जुड़ाव की भावना पैदा कर रही है। और कविता प्रकृति, एक होता है कि प्रकृति से जुड़ाव को दर्शा रही है, और हमें ये जुड़ा होना और उसकी सुंदरता की सराहना का महत्व जश्न मनाती हुई प्रेजेंट कर रही है। ये हमें क्या सुझाव देती है कि हमें भी इस तरह से, जब आप वही ना कि भावार्थ लिख रहे हो, तो थोड़े से ऐसी बात कर सकते हैं कि हमें आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने के लिए, समय निकालने के लिए, जीवन में खुशी और शांति की भावना को लाने के लिए प्रमोट करती है। ठीक है।